Good evening, all of you. Today our topic is journal meeting. आज हमने जर्नल मीटिंग डिस्कस करना है कि जर्नल मीटिंग होती क्या है, कौन किन किन लोगों के पास पावर है मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। जर्नल मीटिंग की जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये मीटिंग वो मीटिंग होती है जिसमें शेयर होल्डर आपस में एक मीटिंग करके डिसीजन लेते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग को जर्नल मीटिंग बोला जाता है बेसिकली। इसके अंदर मिनिमम 2 पर्सन होंगे, क्वेरम जिसे बोलते हैं। वो हम आगे डिस्कस करेंगे कि कितने पर्सन रिक्वायर्ड हैं मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए, क्योंकि एक बंदा खुद मीटिंग कंडक्ट नहीं कर सकता। इसके अंदर कौन कौन से सेक्शंस की एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 96 अप्लाई होगा। इसके अंदर 96 से लेके 122 सेक्शन तक एप्लीकेबल होंगे। कंपनीज मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन रूल्स भी अप्लाई होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर 2 चीज़ें एप्लीकेबिलिटी है, सेक्शन 96 से लेके सेक्शन 122 की एप्लीकेबिलिटी एज पर कंपनीज एक्ट 2013, और कंपनीज रूल भी लाएंगे, कंपनीज रूल 2014 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर देखो, बेसिकली हमें पता है कि कंपनी में डिसीज़न लिए जाते हैं। अब डिसीज़न में कुछ डिसीज़न शेयर होल्डर लेते हैं, कुछ डिसीज़न डायरेक्टर लेते हैं। 2 तरह से डिसीज़न लिए जाते हैं। अगर शेयर होल्डर के हाथ में कुछ डिसीज़न होते हैं, वो डिसीज़न ही जर्नल मीटिंग के अंदर लिए जाते हैं, तो उस डिसीज़न को जर्नल मीटिंग का नाम देते हैं कि जर्नल मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन कुछ पास होंगे, उसके बेसिस पे शेयर होल्डर अपना डिसीज़न रखेंगे। देखो, कहीं भी कुछ भी आप मीटिंग करते हैं तो उसके साथ रेजोल्यूशन पास होते हैं। तो रेजोल्यूशन कैन बी पास्ड इन जर्नल मीटिंग बाय पासिंग अ ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन। अगर कुछ डिसीज़न हैं जो डायरेक्टर पे हैं, डायरेक्टर खुद ही ले लेंगे, तो उस केस में वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग होती है, जिसे बोलते हैं बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास होता है। तो इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हम ये कर रहे हैं कि शेयर होल्डर की मीटिंग हमने करनी है, वो कैसे करेंगे, कौन कौन से प्रोविज़न एप्लीकेबल हैं इस मीटिंग के रिगार्डिंग। जर्नल मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए आपको 3 मेन क्राइटेरिया फुलफिल करने पड़ेंगे मीटिंग को वैलिड बनाने के लिए। सबसे पहले है प्रॉपरली कन्वीन्ड। आपने मीटिंग को प्रॉपरली कन्वीन करना है। कन्वीन का मतलब होता है कॉल करना मीटिंग को। मीटिंग को कॉल करने के लिए देखो किन लोगों के पास पावर है मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए। अथॉरिटी किसके पास है मीटिंग को बुलाने की। मीटिंग को बुलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करवा सकते हैं, NCLT कर सकता है या शेयर होल्डर कर सकता है। तो वैसे तो जर्नल मीटिंग बोर्ड ही करता है। अगर कई बार बोर्ड नहीं करता तो उस केस में NCLT कर देता है या शेयर होल्डर कर देता है। तो इनके पास पावर है मीटिंग को कंडक्ट कराने की। अब मीटिंग के लिए आपको एक नोटिस देना पड़ेगा, क्लियर 21 डेज नोटिस। लेंथ ऑफ नोटिस का मतलब होता है पीरियड ऑफ नोटिस। यहाँ पे पीरियड ऑफ नोटिस 21 क्लियर डेज। 21 क्लियर डेज का मतलब होता है कि इसके अंदर एक तो आपका डेट ऑफ डिस्पैच छोड़ दो और डेट ऑफ रिसिप्ट छोड़ दो, और हम ये मान के चलते हैं 48 आवर्स के अंदर आपको वो रिसिप्ट हो जाएगा। तो इस सारे प्रोसेस को अगर देखा जाए, 48 आवर्स 2 दिन हो गए, डेट ऑफ डिस्पैच 1 दिन हो गया और डेट ऑफ रिसिप्ट 1 दिन हो गया, मतलब 4 दिन। 21 दिन के अंदर 4 दिन और ऐड कर दो, मतलब कंपनी को 25 दिन पहले नोटिस को डिस्पैच करना पड़ेगा, तो ही आपकी वैलिडली मीटिंग कंडक्ट होगी। 21 दिन का क्लियर नोटिस जाएगा हर एक मेंबर को। सेकंड है प्रॉपरली कॉन्स्टिट्यूटेड। देखो, ये नोटिस जाएगा और इस मीटिंग के अंदर कौन कौन होंगे। एक तो चेयरमैन होगा इस मीटिंग का, जिसे चेयरपर्सन बोलते हैं। मेंबर खुद होंगे, इन पर्सन जिसे बोलते हैं। मेंबर इन पर्सन मतलब खुद।
मेंबर्स एज अ प्रॉक्सी, प्रॉक्सी का मतलब होता है कि अगर मैं नहीं जा रहा मीटिंग में, मैंने अपने बिहाफ पे किसी और पर्सन को ऑथराइज कर दिया। ऑडिटर हो गया, ऑडिटर जो अकाउंट्स डिस्कस करेगा। डायरेक्टर मीटिंग अटेंड करेगा और सीएस मीटिंग अटेंड करेगा। इसके अलावा आप अगर मीटिंग में किसी और को बुलाना चाहते हो तो उस केस में वो भी मीटिंग अटेंड कर सकता है, इनवाइटी जिसे बोलते हैं। नेक्स्ट है प्रॉपरली कंडक्टेड। मीटिंग प्रॉपरली कंडक्टेड हो जाएगी जब ये मीटिंग में डिसीजन लिए जाएंगी। डिसीजन कैसे ले जाएंगे? वोटिंग के थ्रू। अब वोट करोगे, शो ऑफ हैंड से कर सकते हो आप, पोल डिमांड कर सकते हैं ये मीटिंग के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट है मिनट्स तैयार होंगे इस मीटिंग के। मिनट का मतलब होता है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, जो हमने मीटिंग के अंदर डिसीजन लिए हैं तो उसका जो भी क्रक्स निकल के आया है वो हमने एक रिकॉर्ड तैयार करना है, उसे बोलते हैं मिनट बुक, उसे बोलते हैं मिनट्स। वो एक रिटर्न रिकॉर्ड होता है जिसे हम मिनट बोलते हैं मीटिंग के। हमने ये पढ़ना है कि आगे कि कितने तरह की मीटिंग होती है। जर्नल मीटिंग जब मैं बात करता हूँ तो उस केस में मीटिंग होती है शेयर होल्डर की। अब शेयर होल्डर की कौन कौन सी मीटिंग होती है? एजीएम जिसे बोलते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग। एनुअल जर्नल मीटिंग होती है साल में एक बार, साल में आपका एक होगा मीटिंग जिसे बोलते हैं एनुअल जर्नल मीटिंग। इसमें क्या डिसीजन लिए जाते हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर मीटिंग बुलाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैंने आपको बताया था कि मीटिंग की पावर किसके पास है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास है, एनसीएलटी के पास है और शेयर होल्डर के पास भी है। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग बुलाता है वो सेक्शन 96 एप्लीकेबल होता है, अपनी मर्जी से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला सकता है। एनसीएलटी बनाएगा, लॉ बुलाएगा, कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जिसे बोलते हैं, वो सेक्शन 97। ये बताऊंगा कौन से केसेस में एनसीएलटी करेगा। एनसीएलटी उस केस में हो जाता है जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फेल हो जाते हैं, मेंबर एक एप्लीकेशन देता है एनसीएलटी को कि कंपनी बुलाने रही एजीएम तो आप कंडक्ट करा दो, तो उस केस में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एक एप्लीकेशन देता है बोर्ड को और बोर्ड मीटिंग को कंडक्ट करना पड़ता है बोर्ड को। ऐसे ही नेक्स्ट है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अदर देन नॉर्मल मीटिंग दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग का मतलब होता है कुछ ऐसे मेजर डिसीजंस हैं जो इम्पोर्टेंट डिसीजन है, बट वो एजीएम में डिसीजन कैसे करेंगे, क्योंकि एजीएम तो कर चुके हैं। अगर एजीएम कर चुके हो और फिर भी एक मीटिंग करना चाहते हो तो उस केस में आप अर्जेंट बेस पे कुछ डिसीजन डिस्कस करने के लिए एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग कंडक्ट करते हो। ये मीटिंग मैंडेटरी नहीं है, ये आपकी मर्जी से है, आपको जैसी लगता है उस केस में आप मीटिंग को कंडक्ट कर सकते हो। अब ये मीटिंग कौन कौन बुलाएगा? देखो, बोर्ड खुद बुला सकता है, सेक्शन 100 अप्लाई होगा अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाता है, ठीक है। बोर्ड खुद भी बुला सकता है अपनी मर्जी से सुमोटो, और बोर्ड मेंबर की रिक्वेस्ट से बुला सकता है। नेक्स्ट है एनसीएलटी सेक्शन 98 में बुला सकता है। देखो, एनसीएलटी के दो सेक्शंस है, अगर आप देखोगे सेक्शन 97 और 98 दोनों का मतलब सेम है, बट यहाँ पे वो एजीएम की बात कर रहा है और यहाँ पे हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्लास मीटिंग। अब हमारे पास कंपनी के अंदर डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर होल्डर हैं। एक पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर को बुला के हम डिसीजन लेना चाहते हैं उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर के लिए, तो उस केस में उसे बोलते हैं क्लास मीटिंग। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपको लगता है तो उस केस में आप करोगे। इसके अंदर भी सेम ही है, यहाँ पे बोर्ड बुला सकता है अपनी मर्जी से, सेक्शन लगेगा 100, और अगर रिकॉग्निशन बाय शेयर होल्डर, मेंबर एक रिक्वेस्ट भेजेंगे कि एक मीटिंग कंडक्ट की जाए जिसे क्लास मीटिंग बोलेंगे, तो वो कर सकते हो आप।
और NCLT करेगा तो उस केस में रूल रहेगा 98 वाला। तो ये हमने आगे डिस्कस करना है। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं AGM, एनुअल जनरल मीटिंग। देखो हर एक कंपनी को मैंडेटरी है कि एक मीटिंग करनी है साल में, ये एनुअल जनरल मीटिंग, जिसके अंदर सारे के सारे हम रिकॉर्ड्स मेंटेन करके हम उस पर डिस्कस कर सके आगे फर्दर प्रोस्पेक्शन के लिए कंपनी की। ये सेक्शन आपको बताता है 96। ये सेक्शन एप्लीकेबल OPC को नहीं होता, बट अदर देन OPC सबको एप्लीकेबल है, मैंडेटरी है। ये आपको बताता है कि कितने टाइम लिमिट के अंदर आपको एक मीटिंग कंडक्ट करनी है। तो अगर आपने मीटिंग बुलाई है इसी साल, मतलब अगर आपका इनकॉर्पोरेशन हुआ इस साल, तो उस केस में क्या होगा, अगर आपने फ्रेश इनकॉर्पोरेशन कराई है, बट अगर आप 3-4 साल से आप बिजनेस शुरू कर रहे हो, तो उस केस में आपको मीटिंग कब बुलानी है। अगर आपने इनकॉर्पोरेशन इसी साल की है तो आपकी एक मीटिंग होगी जिसे बोलते हैं फर्स्ट मीटिंग, पहली एनुअल जनरल मीटिंग आप करने जाओगे। तो उस केस में जब आपका पर्टिकुलर ईयर एंड होगा, उसके 9 महीने के अंदर आपको मीटिंग कंडक्ट करनी पड़ेगी। ये फर्स्ट मीटिंग की बात हो रही है। फर्स्ट मीटिंग में हमें बहुत टाइम मिल रहा है, जैसे कि नीचे एग्जांपल दिया हुआ है। अगर मैंने कंपनी इनकॉर्पोरेट की है 1/6/2018 को और फाइनेंशियल ईयर इसका बनता है 18-19, मैंने फर्स्ट AGM कंडक्ट करनी है, तो मैं किस तारीख को AGM कंडक्ट करूंगा। मेरा बिजनेस शुरू हुआ 1/6/2018 को और इसका अगर पर्टिकुलर ईयर एंड देखोगे वो होगा 31/3/2019। जैसे ही आपका ईयर एंड होता है उसके 9 महीने के अंदर आपने मीटिंग करनी है। मतलब ईयर एंड होने के बाद आपका 9 मंथ के अंदर, 9 मंथ के अंदर मतलब आपका 31/12/2019 बनता है। आपकी जो मीटिंग होगी इसके अंदर ही होगी, मतलब 31/12 के अंदर आपकी मीटिंग होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया आपको। फर्दर अगर आप चाहते हो कि पहली मीटिंग में एक्सटेंशन लेना, तो भाई पहले ही एक्सटेंशन आपको दी हुई है और फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगी आपको। पहली मीटिंग के जो आपकी फर्स्ट AGM की मीटिंग है उसमें एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। अगर मुझे सब्सीक्वेंट AGM की बात करूं मैं, तो उस केस में हमें मिलता है 6 महीने का टाइम। 6 महीने के अंदर आपको AGM बुलानी पड़ती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बताया कि मेरा ईयर शुरू हुआ 1/6/2018 को, एंड हुआ इस तारीख को। पहली आपको मीटिंग बता दी कि मैं 31/12/2019 तक मीटिंग करूंगा। अगर मैं सब्सीक्वेंट सेकंड मीटिंग की बात करूं, तो सेकंड मीटिंग का अगर आप देखोगे तो मेरा 1 अप्रैल 2019 आएगा ईयर बिगिनिंग, एंड होगा 31/3/2020 को। ये सेकंड ईयर है। ये सब्सीक्वेंट मीटिंग, जो सेकंड मीटिंग होगी डेट इज सब्सीक्वेंट मीटिंग। पहली मीटिंग के बाद सारी सब्सीक्वेंट मीटिंग होगी, और ये जो मीटिंग होगी ये मुझे 6 महीने के अंदर करनी पड़ेगी फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। फाइनेंशियल ईयर जैसे एंड हुआ उसके 6 महीने के अंदर, मतलब मुझे मीटिंग करनी पड़ेगी 30/9/2020। फर्दर अगर मैं थर्ड मीटिंग की बात करूं, ये भी सब्सिक्वेंट मीटिंग है। ये आपका ईयर क्लोज हुआ 31/3/2020 को, ये आपका ईयर बिगिनिंग हो गया 1/4/2020 को, एंड हुआ 31/3/2021 को। इसका जो पीरियड होगा वो भी 6 महीने होगा। सब्सिक्वेंट मीटिंग ईयर एंड के 6 महीने के अंदर, मतलब 30/9/2021 के पहले पहले मुझे AGM बुलानी है। और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है AGM का। पहला पॉइंट ये कहता है 6 महीने का टाइम मिलेगा। दूसरा कहता है कि 2 मीटिंग के बीच में
आपका 15 महीने का गैप नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं मीटिंग कर रहा हूँ, देखो पहली मीटिंग की है मैंने 30/9/2020 को, ये जो दोनों का डिफरेंस है इस डेट ऑफ मीटिंग और ये वाली डेट ऑफ मीटिंग है, इन दोनों के बीच में आपका जो दोनों मीटिंग के बीच में 15 महीने का डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए 15 महीने से। इसका भी ध्यान रखना आपने, दो मीटिंग के बीच में गैप नहीं होना चाहिए 15 महीने से ज़्यादा। तो मोस्ट ऑफ बिजनेसेस ईयर एंड पे मतलब 30 तारीख को वो मीटिंग को कंडक्ट करते हैं और नेक्स्ट ईयर भी 30 तारीख को ही मीटिंग कंडक्ट होती है। अगर आप देखो इस केस में भी सेम ही है। अब इस केस में अगर आप एक्सटेंशन चाहते हो तो आपको मिल जाएगी 3 महीने की एक्सटेंशन मिल जाएगी, बट प्रोवाइडेड आपको क्या क्या करना पड़ेगा उस एक्सटेंशन को लेने के लिए। एक्सटेंशन अगर आरओसी देता है तो आपसे सफिशिएंट रीज़न पूछा जाएगा, और सफिशिएंट रीज़न इसके अंदर क्या क्या है, नेचुरल कैलेमिटी के वजह से, और आपके जो अकाउंट्स हैं कॉन्फिस्केट किए गए हैं इस रीज़न के वजह से आप फाइलिंग नहीं कर पाए, तो उस केस में आपको एक एक्सटेंशन मिल जाएगी। प्रोवाइडेड एक्सटेंशन आपको जो दी है वो ओरिजिनल मीटिंग की मिलेगी, एडजॉर्न मीटिंग की नहीं मिलेगी। अगर आप मीटिंग कंडक्ट कर चुके हो बट मीटिंग हुई नहीं बिकॉज ऑफ क्वारम प्रेजेंट नहीं थे, मीटिंग अर्जेंट हो गई, तो अर्जेंट मीटिंग के लिए आपको कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, ओरिजिनल मीटिंग की एक्सटेंशन 3 मंथ्स की मिल जाएगी। अगर आप आरओसी को बोलते हो कि भाई हमारे जो ऑडिटर हैं उन्होंने ऑडिट ही कंप्लीट नहीं किया टाइम पे, तो कंपनी लॉ कहता है कि भाई ये कोई रीज़न नहीं होता एक्सटेंशन का, ये कोई स्पेशल रीज़न नहीं है एक्सटेंशन लेने का, तो ये रीज़न लेके भी ना आना। तो एक्सटेंशन तो मिलेगा प्रोवाइडेड सफिशिएंट रीज़न होगा, तो उस केस में आप एक्सटेंशन ले सकते हो। अब जो मीटिंग हमने एजीएम करनी है उसका टाइम, प्लेस और डे क्या होगा। देखो टाइम हमारा होता है सुबह 9 से लेके 6 बजे तक, जिसे बोलते हैं बिजनेस वर्किंग आवर्स। बट मीटिंग को आपने शुरू करना है, मीटिंग को शुरू करना है, कमेंस करना है 9 से 6, बट अगर उसका कंक्लूजन 7 बजे आता है तो कोई दिक्कत नहीं, मीटिंग वैलिड कंडक्ट हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि एजीएम कमेंस ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स, मतलब 9 से 6 के अंदर होगी, बट मे बी कंक्लूडेड आफ्टर बिजनेस आवर्स, मतलब 6 बजे के बाद भी मीटिंग कंडक्ट ख़त्म हो सकती है, तो उस केस में वैलिड ही माना जाएगा। मीटिंग होगी कहाँ, रजिस्टर ऑफिस में होगी, जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। कोई और प्लेस पे हो सकती है मीटिंग, उसी जगह मतलब सेम टाउन विलेजेस जहाँ पे आपका रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है। अगर आपकी गवर्नमेंट कंपनी है तो उस केस में गवर्नमेंट कंपनी अप्रूव्ड कर देगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव कर देगी कोई और प्लेस, वहाँ पे आप मीटिंग कर सकते हो। डे क्या होगा एजीएम का, कोई भी डे हो सकता है, नेशनल हॉलीडे नहीं होगी, और नेशनल हॉलीडे स्पेसिफिकली ये चीज़ें बताई हुई हैं, 26 जनवरी को नहीं करनी, 15 अगस्त को नहीं करनी और 2 अक्टूबर को नहीं करनी। इसके अलावा कोई और डे हो सकता है तो उस केस में आप कर सकते हो। नेक्स्ट है सेक्शन 97। अभी हमने एजीएम का सेक्शन पढ़ा 96। 97 सेक्शन क्या बोलता है, मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ पहले। ये आपको मैंने चार्ट दिखाया था, ये देखो। अभी हमने सेक्शन ये 96 पढ़ा है, 97 पढ़ना है जब एजीएम कॉल्ड बाय नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। अगर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कॉल करता है एजीएम तो उस कैसे करेगा, देखो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल उस केस में करेगा अगर कोई डिफ़ॉल्ट होता है, अगर एजीएम को कंडक्ट करने के लिए कोई भी डिफ़ॉल्ट होता है या नहीं कर पाते बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या मेंबर
कोई एप्लीकेशन देता है कंपनी को कि हमने मीटिंग कंडक्ट करानी है, क्योंकि डायरेक्टर फेल हो गए हैं होल्डिंग एजीएम, तो उस केस में वो डायरेक्ट कर देंगे कंपनी को कि एजीएम कंडक्ट करो। प्रोवाइडेड, साथ में कंडीशन भी लगा दी कि चाहे एक बंदा हो मीटिंग के अंदर, माना जाएगा प्रॉपर क्वेरम प्रेजेंटेड है और मीटिंग को हम कॉन्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इवन अ सिंगल पर्सन प्रेजेंटेड एट द मीटिंग। नेक्स्ट आ रहा है सेक्शन 97, ये 1 नहीं है, 97 सबसेक्शन 2। ये कहता है कि इसके अंदर जैसे हम एजीएम को हेल्ड करते हैं, अब इसके अंदर सेक्शन 97 डायरेक्शन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कि भाई मीटिंग कंडक्ट करो, या ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल जैसे बोलता है, डायरेक्शन बोलता है आप एजीएम कंडक्ट कर दो, तो बिल्कुल सेम एजीएम होगी जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एजीएम करते आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रेगुलेशंस क्या क्या है। कहता है कोई भी रूल्स क्या क्या है, कोई भी मेंबर एनसीईआरटी का फॉर्म भरेगा, एक डॉक्यूमेंट जमा कराएगा और कॉपी सर्व करेगा, आरओसी को भी एक कॉपी जाएगी कि भाई हमारी मीटिंग कंडक्ट करा दो, हमारी एजीएम की मीटिंग होनी है। हियरिंग से पहले डॉक्यूमेंटेशन कराओ, ट्रिब्यूनल को अगर लगता है तो उस केस में ट्रिब्यूनल आपकी कंडक्ट करा देगा मीटिंग। ये समझ आ गया आपको। ये सेक्शन है कि पावर ट्रिब्यूनल की एजीएम को कॉल करने की। 98 सेक्शन में आपको पीछे दिखाता हूँ, ये हमने सेक्शन के नाम पढ़े थे। 98 सेक्शन है आपका, जिसमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल कॉल करता है ईजीएम, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग और एजीएम में फ़र्क क्या है? फ़र्क तो बहुत है, बट इन दोनों में इस सेक्शन में डिफरेंस क्या है? देखो यहाँ पे कौन बताएगा, यहाँ पे मेंबर एक एप्लीकेशन देगा कि बोर्ड फेल हो गया है, तो उस केस में आप बोर्ड को डायरेक्शन दो, कंपनी को डायरेक्शन दो और कंपनी से एजीएम करो। बट अगर सेक्शन 98 की बात की जाए तो उस केस में कोई भी दे सकता है। कहता है ईजीएम प्रैक्टिकल नहीं है कॉल करनी। अगर मेंबर को लगता है और डायरेक्टर को लगता है तो दोनों में से कोई भी, यहाँ पे दोनों की बात की जा रही है, मेंबर और डायरेक्टर। ऊपर बात की थी मेंबर की खाली। दोनों में से कोई भी एक एप्लीकेशन देंगे नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल को, या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से कॉल कर देगा, डायरेक्ट कर देगा कंपनी को कि ईजीएम कंडक्ट कर दो। वो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल जैसे आपको डायरेक्शन देगा आपने वैसे करना है। इसके अंदर भी यही है कि अगर कोई भी एक सिंगल मेंबर प्रेजेंट होगा मीटिंग के अंदर तो माना जाएगा कि मीटिंग हो गई है। बदल गया ये सेक्शन। सेक्शन 96, 97 और 98 ये हमने तीनों कर लिए। सेक्शन 99 बताता है पनिशमेंट। अगर इन सेक्शन की कोई कॉन्ट्रवेंशन करते हो, 96, 97, 98 की जो कॉन्ट्रवेंशन करोगे, जो भी कंपनी या ऑफिसर डिफॉल्ट में होगा तो पनिशमेंट विद फाइन 1 लाख। अगर ये डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू चलता रहा तो उस केस में 5000 पर डे के हिसाब से, जब तक डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू चल रहा है। तो 96 सेक्शन हमने पढ़ा एजीएम का, 97 पावर टू कॉल बाय ट्रिब्यूनल एजीएम का, और पावर टू कॉल मीटिंग एजीएम बाय ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट है 99 पनिशमेंट से रिलेटेड था। अब आ गया 100। सेक्शन 100 बात करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। मैंने आपको बताया था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग मैंडेटरी नहीं है, एजीएम मैंडेटरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग वो मीटिंग है जिन केसेस में हमें लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट डिसीजन लेना है, कुछ कंपनी के रिगार्डिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हमें डिसीजन लेना पड़ेगा। तो बट हमारा एजीएम तो ऑलरेडी हो चुका है,
इन बिटवीन एजीएम के बीच में अगर कोई मीटिंग शेयर होल्डर करता है, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जो हम डिले नहीं कर सकते, वो डिसीजन हम ईजीएम के अंदर लेंगे, वो सेक्शन 100 बताता है। EGM conducted when matter of the company can't be postponed to next EGM. In between two EGM आप बिजनेस ट्रांजैक्ट करोगे, वो स्पेशल बिजनेस होगा जो हम ट्रांजैक्ट करेंगे, और इसमें हम डिस्कस करेंगे, डिसाइड करेंगे अर्जेंट बेसिस पे। जो मैटर्स हमने डिसाइड करने और डिस्कस करने अर्जेंट बेसिस पे, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब कौन कॉल करेगा? देखो बोर्ड खुद कर सकता है। बोर्ड मेंबर बोल सकते हैं बोर्ड को कि भाई ईजीएम करो। अगर बोर्ड फेल हो गया तो उस केस में मेंबर खुद कर देंगे। जब हम इकट्ठे मेंबर को बोलते हैं ना, जब मेंबर इकट्ठे हो जाते हैं और बोर्ड को बोलते हैं कि भाई मीटिंग कर दो, तो उसे बोलते हैं रेकॉग्निस्ट। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रिब्यूनल खुद कर सकता है। ट्रिब्यूनल खुद कर सकता है, पीछे अपने सेक्शन पढ़ा था। ट्रिब्यूनल किस केस में करेगा? जब बोर्ड बोलेगा या मेंबर बोलेंगे, उस केस में कर सकता है। अब इसके अंदर टाइम क्या होगा, प्लेस क्या होगा, डे क्या होगा। ईजीएम के अंदर कोई भी टाइम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपने बिजनेस आवर्स के अंदर करनी है, ठीक है। प्लेस कहीं भी हो सकता है। ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है, स्पेसिफाइड सर्विसेज कंपनी है, पब्लिक कंपनी, जो कंसेंट लेती है, जो बाहर इंटरनेशनली सिचुएटेड है। अगर उनके सारे मेंबर उनकी अप्रूवल देते हैं कि बाहर मीटिंग होनी चाहिए इंडिया से बाहर, तो उस केस में इंडिया से बाहर भी हो जाएगी, क्योंकि ये सारा इंटरनेशनल बेस्ड होता है, इसलिए बाहर मीटिंग हो सकती है। नेक्स्ट है डे कोई भी होगा, इवन ऑन पब्लिक हॉलीडे और नेशनल हॉलीडे पे भी हो सकती है मीटिंग। ईजीएम कौन बुलाएगा? पीछे हमने पढ़ा बोर्ड खुद बुलाएगा। बोर्ड को लगता है कि ईजीएम बुलानी चाहिए, उस केस में बोर्ड को लगता है कुछ अर्जेंट बेसिस पे डिसीजन लेने हैं कंपनी में और शेयर होल्डर की रिक्वायरमेंट है, तो उस केस में ईजीएम को बुलाना पड़ेगा। या मेंबर को लगता है, मेंबर की रिक्वेस्ट पे बोर्ड बुलाएगा। मेंबर की रिक्वेस्ट पे बोर्ड कैसे बुलाएगा? देखो, हर एक मेंबर का राइट है ईजीएम कंडक्ट करने की। हर एक मेंबर के पास पावर है ईजीएम को कंडक्ट करने की। मेंबर कहेंगे बोर्ड को कि भाई मीटिंग को कंडक्ट करना है, तो उस केस में मीटिंग को कंडक्ट होगा। मेंबर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और वो मेंबर कौन से होंगे? मेंबर सबसे पहले एक रिकॉग्निशन फॉर्म फाइल करेंगे कि हमने ईजीएम कंडक्ट करनी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को देंगे। तो वो रिकॉग्निशन कौन से होंगे, कितने मेंबर होंगे मिलके रिकॉग्निस्ट बोलते हैं। देखो, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर कौन से होंगे जो रिकॉग्निशन फाइल करेंगे। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल है, उस केस में 1/10 ऑफ पेड अप कैपिटल। अगर कंपनी के पास शेयर कैपिटल नहीं है, तो जितना उनका वोटिंग पावर है उसका 1/10, मतलब 10% दोनों में लगा लो। अगर पेड अप कैपिटल है तो पेड अप कैपिटल का, अगर पेड अप कैपिटल नहीं है तो वोटिंग राइट पावर का। नेक्स्ट है रिकॉग्निस्ट स्टेट करेंगे कि कौन से उन्होंने रीज़न, किस वजह से, क्या ऑब्जेक्ट डिसीजन करना, मीटिंग में क्या लेना है। रिकॉग्निस्ट सारे के सारे साइन करेंगे उस फॉर्म के अंदर। रिकॉग्निस्ट डिपॉजिट कराएंगे कंपनी को, ताकि कंपनी अपने रजिस्टर में लगा दे। और ये रिकॉग्निस्ट डायरेक्ट टू कॉल एजीएम 21 दिन के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिकॉग्निशन। आपको क्या करना है? आपको डिपॉजिट कराना है 21 दिन के अंदर, और फर्दर ईजीएम हेल्ड होगी फर्दर 21 दिन के अंदर। और बीच में 3 दिन है जो उसका नोटिस पीरियड होगा। सर मैं आपको बताता हूँ नोटिस पीरियड क्या होगा। देखो, 21 दिन के अंदर आपने देना है।
डिपॉजिट के 21 दिन के अंदर आपने डायरेक्शन देनी है ईजीएम को, वही कॉल करो। और कंपनी क्या करेगी, 3 दिन का नोटिस देगी। 3 दिन का नोटिस मतलब कितना हो गया, 21 और 3 24 और फर्दर 21 दिन और मिलेंगे, तो 45 दिन के अंदर ईजीएम हो जानी चाहिए। 45 डेज के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, तो वो आपका ईजीएम कंप्लीट हो जानी चाहिए, कंडक्ट होनी चाहिए। तो टाइम का बहुत ध्यान रखना है। जो मेंशन नहीं किए डिसीजन, जो मीटिंग के अंदर जो ऑब्जेक्ट क्या है मीटिंग का, वो ही डिस्कस होगा, कोई और मैटर डिस्कस नहीं होगा। डायरेक्टर क्या करेंगे, प्रॉपर नोटिस देंगे। इस नोटिस की बात कर रहा हूँ, 3 दिन पहले ही जाएगा नोटिस, और पूरा फॉलो करेंगे रूल, जैसे हम जर्नल मीटिंग करते हैं उसका सारे रूल्स फॉलो करेंगे, बट इसके अंदर 3 दिन का नोटिस जाएगा। नेक्स्ट है ईजीएम टू बी कॉल्ड बाय रिकॉग्निज्ड देमसेल्फ। रिकॉग्निज्ड मतलब ये लोग 10% वाले लोग। अगर डायरेक्टर फेल हो गया तो उस केस में विद इन 3 मंथ्स के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ रिकॉग्निशन, तो उस केस में आप खुद, आपके पास राइट है, आप खुद लिस्ट निकाल सकते हो, कंपनी से ले सकते हो, मेंबर से, और 21 दिन का नोटिस दोगे सबको, तो उस केस में आप रिटर्न आप लगा सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक मोड के बेसिस पे आप कर सकते हो। मीटिंग को कंडक्ट करने के लिए हमें क्या क्या किया, ईजीएम को कंडक्ट करने के लिए बोर्ड से बात की, बोर्ड ने खुद किया, या मेंबर की रिक्वेस्ट पे हुआ, या रिकॉग्निस्ट ने खुद ही कर दी। नेक्स्ट है नोटिस ऑफ मीटिंग। जो हमने ये मीटिंग की है इसका नोटिस कितने पीरियड का जाएगा। सेक्शन 101 लेंथ ऑफ मीटिंग, अगर नॉर्मल मीटिंग है तो उस केस में आपका 21 दिन पहले नोटिस जाएगा बस। ये मैंने आपको बताया था 21 दिन क्लियर नोटिस होते हैं, 48 घंटे के अंदर डिलीवर होता है। डेट ऑफ डिस्पैच और डेट ऑफ रिसिप्ट ये हटा देते हैं, मतलब आप लगा के चलो 25 दिन का टाइम होगा। ये लॉन्गर पीरियड अगर आर्टिकल प्रिस्क्राइब करता है तो उसके बेसिस पे आपने लेना है। क्या मीटिंग शॉर्टर ड्यूरेशन पे हो सकती है? मीटिंग अगर मुझे 2 दिन बाद या 4 दिन बाद करनी हो तो क्या मैं कर सकता हूँ? शॉर्टर नोटिस के बेसिस पे मीटिंग अलाउड है, आप कर सकते हो, बट आपको अगर एजीएम डिस्कस करनी है तो आपको रिटन कंसेंट लेनी पड़ेगी। 95% जो मेंबर हैं जिनका वोट है उनका 95% से कंसेंट लोगे कि हम 3 दिन बाद मीटिंग रख लेते हैं। अगर वो कंसेंट देते हैं तो उस केस में आप कर सकते हो, बट अगर एजीएम नहीं है ईजीएम है तो उस केस में भी आप शॉर्टर टाइम ले सकते हो, प्रोवाइडेड इफ कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल। तो 2 कंडीशंस हैं जो फुलफिल करनी पड़ेगी, एक तो अप्रूव्ड किया जाएगा बाय मेजॉरिटी, और प्लस एटलीस्ट 95% पेड अप कैपिटल के पास वोटिंग राइट होनी चाहिए। वही बात कर दी इसने, जो इसने बात की वही सेम इसने बात कर दी। अब हम बात करते हैं अगर आपके पास शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में 95% ऑफ वोटिंग पावर। ठीक है, नेक्स्ट है एंटाइटलमेंट टू रिसीव नोटिस। कौन नोटिस रिसीव करेगा? पीछे हमने पढ़ा था मेंबर कर सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है, ऑडिटर कर सकता है, डायरेक्टर कर सकता है, इनवाइटी कर सकता है। कंटेंट मतलब प्लेस क्या होगा, डे क्या होगा, डेट क्या होगी, टाइम क्या होगा, और कुछ स्टेटमेंट है तो वो क्या होगा। प्लेस बताया था रजिस्टर ऑफिस के अंदर होगा, कोई और जगह हो सकता है जहाँ पे रजिस्टर ऑफिस सिचुएटेड है।
उसी सेम टाउन, सिटी, विलेज। कोई और दिन रख सकते हो जो नेशनल हॉलीडे ना हो। नेशनल हॉलीडे कौन सा है? 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। 9 से 6 के बीच में आपकी मीटिंग को शुरू किया जाएगा और इसका कंक्लूजन बाद भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेटमेंट ऑफ बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड। देखो, हमने मीटिंग कर रहे हैं, किस रीज़न की वजह से कर रहे हैं? देखो, एक तो होता है मीटिंग, अगर एजीएम हो रही है तो बेसिक रीज़न क्या होता है, मतलब मिनिमम रीज़न क्या होते हैं कि मीटिंग क्यों की जा रही है। 4 रीज़न तो होने ही होने हैं मीटिंग एजीएम के। मीटिंग अगर कर रहे हो एजीएम, तो उस केस में 4 चीज़ें तो डिसाइड होंगी। आप क्या करोगे? एक तो ऑडिटेड अकाउंट्स को रखोगे और डिस्कस करोगे, डिविडेंड डिक्लेयर करोगे जो रिकमेंड किया हुआ है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने, अपॉइंट कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो डायरेक्टर को, अपॉइंट और रिमूव ऑडिटर को। मतलब 4 डिसीजन तो एजीएम में होंगे ही होंगे। ये 4 डिसीजन को बोलते हैं ऑर्डिनरी बिजनेस। 4 काम होंगे, ये हर कंपनी करेगी, दैट इज ऑर्डिनरी बिजनेस। अगर कुछ और करना चाहते हो उस केस में स्पेशल बिजनेस बोला जाएगा। तो 4 कौन कौन से नाम है आपका? ऑडिटेड अकाउंट्स रखने हैं, डिविडेंड डिक्लेयर करना है, अपॉइंट करना है आपने डायरेक्टर या ऑडिटर को, तो उस केस में ये नॉर्मल बिजनेस बोला जाता है। तो ये बिजनेस आपने ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना है, नोटिस देना है मेंबर को मीटिंग के लिए, तो उस केस में आप मीटिंग कंडक्ट कर सकते हो। अब स्पेशल बिजनेस क्या होते हैं? स्पेशल बिजनेस अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस। अदर देन ऑर्डिनरी बिजनेस का मतलब होता है कि अगर मुझे कंपनी का नाम चेंज करना है तो उस केस में मैं एजीएम में ही कर दूंगा भाई, और मैं बताऊंगा कि मैं ये डिस्कस करने जा रहा हूँ, कंपनी का ये नाम है, ये नोटिस आया है, इसके वजह से हमारा नाम खराब हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, किसी भी रीज़न की वजह से आपका नाम चेंज करने चाह रहे हो, तो उस केस में आप क्या करोगे? आप स्पेशल बिजनेस का नोटिस दोगे। स्पेशल ट्रांजैक्शन हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस एजीएम के अंदर। तो ये जो स्पेशल बिजनेस है, ये बाय पासिंग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन और स्पेशल रेजोल्यूशन, वो कौन बताएगा? आपको याद होगा कि हमने पीछे प्रोविजंस किए हुए हैं इसके। अगर नाम चेंज करते हैं तो उस केस में रेजोल्यूशन कौन सा पास करते हैं, वो वहाँ पे वो बताएगा। तो आपका मतलब ये नहीं है कि स्पेशल बिजनेस है तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास होगा। स्पेशल बिजनेस के अंदर आपने प्रॉपर वो देखना है कि वो क्या करने जा रहे हैं, उसमें कौन सा रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, स्पेशल या ऑर्डिनरी। तो उस केस में आप स्पेशल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके बिजनेस को ट्रांजैक्ट कर सकते हो। अगर बिजनेस के अंदर, अगर मीटिंग के अंदर स्पेशल बिजनेस भी है तो नोटिस तो जाएगा 101 के हिसाब से, साथ में एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट भी जाएगी 102 सेक्शन के बेसिस पे। 102 सेक्शन के बेसिस पे एक स्टेटमेंट जाएगी, इसके अंदर लिखा जाएगा कि स्पेशल बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा मीटिंग के अंदर। अब जो स्पेशल बिजनेस क्या है, मटेरियल फैक्ट कंपनी के, या कोई इंटरेस्ट है डायरेक्टर का किसी कंपनी में, या मैनेजर का, या किसी और पर्सन का, की मैनेजर या उसके रिलेटिव का, अगर आपने बताना है उसके अंदर, जैसे हमारी कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है ABC लिमिटेड में। अब ABC लिमिटेड में इन्वेस्ट हम कर देंगे, बट हमारा जो डायरेक्टर ऑलरेडी शेयर लेके बैठा हुआ है, अगर डायरेक्टर शेयर लेके बैठा हुआ है और 2% से ज़्यादा उसकी शेयर होल्डिंग है, तो उस केस में भाई उसे बताना पड़ेगा कि ये बिज़नेस तो भाई हो गया स्पेशल बिजनेस, और इसमें स्टेटमेंट देनी पड़ेगी, और हमारे जो डायरेक्टर का उसमें इंटरेस्ट आ गया। अगर इंटरेस्ट 2% से ज़्यादा, तो उस केस में आपको बताना पड़ेगा। ये प्रोविज़न कहता है। पेड अप शेयर कैपिटल का 2% अगर आपके पास है, किसके पास, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में किसी के पास भी, इनके रिलेटिव्स में, मैनेजर किसी के पास भी है,
तो बताना पड़ेगा। अगर आपने नहीं बताया तो जो भी अगर लॉस होगा कंपनी को आप कंपनसेट करोगे। अगर पता चल गया कि आपने इसकी कॉन्ट्रवेंशन की है तो उस केस में जो भी प्रमोटर, डायरेक्टर, कोई भी की मैनेजर पर्सन होगा जिसने भी डिफ़ॉल्ट किया है वो 50,000 का फाइन लगेगा उसे, और 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट जो अवेल कर चुका है उसमें से जो हायर अमाउंट होगा वो आपको पेनल्टी लाएगी। ये था हमारा सेक्शन 102। 100 किया था EGM, 101 किया है नोटिस ऑफ मीटिंग, 102 की एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट। अब आता है हमारा 103 सेक्शन। 103 सेक्शन आपको बताता है क्वेरम के बारे में। क्वेरम का मतलब होता है मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर प्रेजेंटेड एट द मीटिंग, ताकि वो मीटिंग वैलिडली ट्रांजैक्ट हो जाए, बिजनेस हमारा वैलिडली हो जाए। तो उस केस में हमें कुछ मेंबर होते हैं जो क्वेरम बन जाते हैं मीटिंग के, जैसे 2 बंदे होंगे तो मीटिंग होगी, डेट इज क्वेरम। सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड आपको बताता है कि जो क्वेरम होगा जनरल मीटिंग के अंदर थ्रू आउट द मीटिंग बैठेगा, पूरी मीटिंग के अंदर होना चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है, अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 पर्सन खुद पर्सनली प्रेजेंट होंगे तो ही क्वेरम माना जाएगा। आर्टिकल अगर इससे ज़्यादा बोलता है तो उस केस में ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हम पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी के अंदर 5 मेंबर होंगे अगर आपके टोटल नंबर ऑफ मेंबर 1000 तक है। 1000 से ऊपर 5000 तक मेंबर हैं तो उस केस में 15 मेंबर प्रेजेंट होंगे पर्सनली। तो कॉन्स्टिट्यूट द मीटिंग, मीटिंग को कम शुरू करने के लिए, वैलिडली ट्रांजैक्ट करने के लिए तो इतने मेंबर होने चाहिए। अगर आपके 5000 से ज़्यादा मेंबर हैं तो उस केस में आपके 30 क्वेरम होंगे जो मीटिंग के अंदर बैठेंगे। अगर मीटिंग के अंदर क्वेरम प्रेजेंट नहीं होते आधे घंटे के अंदर, तो उस केस में अगर वो मीटिंग है EGM की जो कि बुलाई गई है रेकग्निस्ट के, सेक्शन 100 अप्लाई होता है, तो मीटिंग ही कैंसिल हो जाएगी। ठीक है। अगर वो मीटिंग कोई और है तो उस केस में मीटिंग को अर्जेंट किया जाएगा और जो डेट डिटरमाइन करेंगे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जो प्लेस डेट उसके बेसिस पे होंगी। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड ही नहीं किया कब होगी तो नेक्स्ट वीक सेम डे सेम टाइम सेम प्लेस। थर्ड पॉइंट, 3 दिन का नोटिस आपने देना है एडजॉर्न मीटिंग के लिए। ठीक है, हर एक मेंबर को दोगे इंडिविजुअली और पब्लिशिंग न्यूज़पेपर के थ्रू। 2 न्यूज़पेपर में देना है, एक इंग्लिश और जो लोकल लैंग्वेज है। अगर एडजॉर्न मीटिंग में भी प्रेजेंट नहीं होता क्वेरम तो उस केस में जो मेंबर प्रेजेंटेड हैं शैल डीम टू बी अ क्वेरम ऑफ द मीटिंग। नेक्स्ट है रूल्स रिगार्डिंग क्वेरम। आर्टिकल आपको प्रोवाइड कर सकता है लार्जर क्वेरम देन सेक्शन 103 के बेसिस पे। प्रेफरेंस शेयर होल्डर काउंट होंगे क्वेरम के लिए, वो काउंट तब होंगे क्वेरम के लिए अगर उनका कोई इंटरेस्ट डिफीट होता है उस केस में, और उनके पास राइट होना चाहिए वोट का, तो ही मीटिंग अटेंड कर सकते हैं वो। प्रेफरेंस शेयर के बाद कोई राइट नहीं होता वोट का। अगर उनके पास राइट है, उनका इंटरेस्ट डिफीट हो रहा है तो उस केस में उन्हें, अगर उनका इंटरेस्ट डिफीट होता है तो उस केस में उन्हें राइट मिल जाता है और वो क्वेरम का पार्ट बन जाएंगे। प्रॉक्सी काउंट नहीं होगा क्वेरम के अंदर, चाहे आर्टिकल बोल दे। नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर और लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ बोर्ड काउंट फॉर क्वेरम। जहाँ पे जॉइंट
होल्डर हैं शेयर के, तो उस केस में भी वो भी माने जाएंगे, काउंट होंगे 1 मेंबर फॉर क्वेरम। नेक्स्ट है एक्सेप्शंस। एक्सेप्शन में जहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं होगा, सिंगल मेंबर फॉर्म पार्ट ऑफ क्वेरम। हमने पीछे पढ़े थे हर एक सेक्शन में NCLT अगर कॉल करता है 97 में 98 में, तो उस केस में इवन अ 1 पर्सन प्रेजेंटेड एट द मीटिंग शेल फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ क्वेरम। क्लास मीटिंग के अंदर भी अगर शेयर होल्डर के पास, एक ही शेयर होल्डर के पास सारे शेयर है, तो उस केस में भी वो वैलिडली मीटिंग कंडक्ट कर सकता है। नेक्स्ट है मीटिंग का चेयरपर्सन कौन होगा। सेक्शन 104 अप्लाई होता है जहां पे मीटिंग की बात की जाती है, मीटिंग ऑफ चेयरपर्सन। कहता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नॉर्मली अपॉइंट वही पर्सन करता है, आपस में कोई भी डायरेक्टर होगा उसमें से एक चेयरमैन डिसाइड किया जाता है मीटिंग का, या आर्टिकल प्रोवाइड कर देता है कि कौन चेयरमैन है, वही चेयरपर्सन होता है जनरल मीटिंग का। अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरपर्सन, जो चेयरमैन होगा बोर्ड अपॉइंट करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑलरेडी डिसाइडेड होता है कि चेयरपर्सन ये होगा मीटिंग का, बोर्ड डिसाइड करती है या आर्टिकल में लिखा होता है। रेगुलेशन 46 कहता है कि अगर चेयरमैन नहीं है या 15 मिनट के अंदर नहीं आया, तो बोर्ड जो डायरेक्टर प्रेजेंट होंगे वो आपस में ही ढूंढ लेंगे, एक चेयरपर्सन अपॉइंट कर लेंगे। रेगुलेशन 47 कहता है कि अगर डायरेक्टर विलिंग नहीं है, आप अपने में से, अपने बीच में से कोई भी एक अपॉइंट करने के लिए, और जो डायरेक्टर है वो प्रेजेंट ही नहीं है 15 मिनट के अंदर जब मीटिंग शुरू हुई है, तो उस केस में जो मेंबर प्रेजेंट होंगे वो आपस में ही ढूंढ लेंगे कोई भी चेयरपर्सन, तो उस केस में मीटिंग शुरू हो जाएगी। हर एक मीटिंग में चेयरपर्सन की रिक्वायरमेंट होती है, तो चेयरपर्सन कैसे ढूंढा जाएगा, तो ये मैंने आपको बताया। अगर मीटिंग कंडक्ट करती है NCLT, तो उस केस में NCLT के पास पावर है किसी भी पर्सन को चेयरपर्सन बना सकती है उस मीटिंग का, सेक्शन 97 एंड 98। अब इसके फर्दर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या हैं, इसके अंदर लिखा होगा आपको डिटेल एजेंडा क्या होगा मीटिंग का, गाइडेंस नोट्स होंगे चेयरपर्सन के लिए, और डायरेक्टर प्रेजेंटेड एट द मीटिंग, उनके लिए एक नोट्स तैयार किए होंगे, प्रॉपर मैनर में उन्हें देना आपने, ताकि मीटिंग कंडक्ट हो जाए। और जो रिज़ल्ट होगा वो बताएंगे ये चेयरपर्सन, और रिकॉर्ड किया जाएगा मिनट बुक के अंदर सारा कुछ, और जो इन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा। पावर टू एक्सक्लूड मैटर फ्रॉम द मिनट बुक, चेयरपर्सन के पास पावर है, उसे लगता है कि ये मैटर मिनट बुक के अंदर नहीं आना चाहिए, तो उस केस में वो एक्सक्लूड करा देगा। किस वजह से, इमैटीरियल है, अगेंस्ट कंपनी के इंटरेस्ट है, डेफ्रामेंट्री है टू एनी पर्सन, अफेक्ट करता है कंपनी के कोई भी पर्सन को, तो उस केस में ये मैटर एक्सक्लूड करवा सकते हैं। ये थे वेरियस प्रोविजंस रिलेटिंग टू। नेक्स्ट है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी की बात करें, प्रॉक्सी में सेक्शन आएगा 105। प्रॉक्सी का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी मीटिंग कंडक्ट करनी है, मेंबर को बुलाया जाता है कि मेंबर आओ मीटिंग को ट्रांजेक्ट करो, मीटिंग में बैठो और जो भी डिसीजन है मीटिंग का सुनो। बट कई बार क्या होता है कि मेंबर जा नहीं सकता, मेंबर बाहर है, तो मेंबर एक ऑथराइज पर्सन अपना एक प्रॉक्सी को भेजता है कि भाई मीटिंग में जो डिसीजन हो रहे हैं वो एक बार मीटिंग में जाना और मुझे बताना क्या क्या डिसीजन हुए। बट प्रॉक्सी पर्सन होगा वो क्या करेगा, मीटिंग में बोल नहीं सकता, वैसे बातचीत कर सकता है, मतलब डिसीजन में कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा उसका, वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है, बस वो बैठेगा, सुनेगा कहानी क्या चल रही है, कौन डिसीजन ले रहा है वो आपको बता देगा बस।
तो कौन अपॉइंट करेगा? मेंबर खुद अपॉइंट करेगा, ठीक है। तो उस MGT 11 फाइल करना पड़ेगा आपको प्रॉक्सी को अपॉइंट करने के लिए। जो रिलेशन होगा प्रॉक्सी और आपके बीच में वही प्रिंसिपल और एजेंट का रिलेशन होगा। और जो ये प्रिंसिपल एजेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी आपको बताता है प्रिंसिपल एजेंट का क्या रिलेशन है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है आपको, तो इसका रिक्वायरमेंट फुलफिल होगा। कौन अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी? कंपनी अगर शेयर कैपिटल है तो हर एक मेंबर, अगर कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं है तो उस केस में अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन प्रिस्क्राइब करता है आपको अपॉइंट करने का तो उस केस में करोगे। अगर आप मेंबर हो बॉडी कॉर्पोरेट के प्रेसिडेंट या गवर्नर, तो उस केस में प्रेसिडेंट, गवर्नर और बॉडी कॉर्पोरेट ये अपना एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव भेज देंगे। लीगल रिप्रेजेंटेटिव आगे फर्दर अपॉइंट कर सकता है एक प्रॉक्सी। अगर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं जा पाया तो उस केस में वो फर्दर किसी और को बोल देगा कि भाई ये हमारे बिहाफ पे काम जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 8 की कंपनी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये भी अपॉइंट कर सकती हैं किसी और पर्सन को एज अ प्रॉक्सी, बट वो मेंबर होना चाहिए। हमने यहाँ से लेके यहाँ तक जो कंडीशन पढ़ी, वो जो प्रॉक्सी होगा वो कैन बी अ मेंबर और नॉट, मेंबर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, बट अगर सेक्शन 8 की बात करें तो उस केस में वो मेंबर ही होना चाहिए कंपनी का, तो ही अपॉइंट कर सकता है प्रॉक्सी, अदरवाइज नहीं कर सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉक्सी बाय एन इंडिविजुअल, प्राइवेट कंपनी है तो एक, अगर पब्लिक कंपनी है तो उस केस में आप एक से ज़्यादा अपॉइंट कर सकते हो अगर आपके पास एक से ज़्यादा वोटिंग राइट है। कंपनी एक पर्सन एक से ज़्यादा के लिए प्रॉक्सी बन सकता है, मैक्सिमम 50 बंदों के लिए वो प्रॉक्सी बनेगा एक बंदा, बट प्रोवाइडेड अगर 50 बंदों का इकट्ठे मिला के कंपनी में जो इंटरेस्ट होगा वो 10% तक का ठीक है, अगर 10% से ऊपर है तो उस केस में उसे वेकेंट करना पड़ेगा एक का। मतलब दो कंडीशंस हैं, एक बंदा 50 बंदों के लिए रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है, और प्लस दूसरी बात कि वो जो 50 बंदों का शेयर मिला के 10% से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर 10% से ऊपर है तो उसे को छोड़ना पड़ेगा और मतलब 8-9% पे लाना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसेबिलिटी ऑफ प्रॉक्सी और लिमिटेशन ऑफ प्रॉक्सी। प्रॉक्सी क्या क्या नहीं कर सकता? मीटिंग में बोल नहीं सकता, डिसीजन पे नहीं बोल सकता, वोट नहीं कर सकता, बट वो पोल डिमांड कर सकता है। नो राइट टू टेक पार्टिसिपेशन इन डिस्कशन, क्वेरम के लिए प्रेजेंट नहीं हो सकता, मतलब क्वेरम के लिए काउंट नहीं होगा ये। कांट इंस्पेक्ट प्रॉक्सी लिस्ट नहीं देख सकता क्योंकि वो मेंबर नहीं है। मिनट बुक नहीं देख सकता, वो मेंबर नहीं है। और वो शो ऑफ हैंड के बेसिस पे कोई भी डिसीजन नहीं ले सकता। हमें कितने टाइम तक प्रॉक्सी फॉर्म डिपॉजिट करना पड़ता है? 48 घंटे के अंदर रजिस्टर ऑफिस के अंदर आपको ये फॉर्म डिपॉजिट कराना है, मतलब मीटिंग के 48 घंटे के अंदर, मतलब 2 दिन पहले आप बोल सकते हो। साइन करवाने हैं MGT 11 पे, इंडिविजुअल खुद कर सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर कर सकता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव कर सकता है। अगर कोई जॉइंट होल्डिंग है उसमें से सारे डायरेक्टर जो भी सारे शेयर होल्डर होंगे वो साइन कर देंगे उस फॉर्म पे। प्रॉक्सी का फॉर्म कभी भी रोक किया जाता है जब आप नया प्रॉक्सी को के फॉर्म डिपॉजिट कर दो विद इन स्टेपुलेटेड टाइम, तो पहले वाला तो ख़त्म हो गया। मेंबर खुद ही अटेंड कर लेता है मीटिंग तो उस केस में वोट भी कर देता है तो रिवोक हो गया। अगर डेथ हो गई तो उस केस में रिवोक हो जाएगा, अगर जो अपॉइंटर मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है। अगर रिवोकेशन ऑफ प्रॉक्सी नहीं मना कर दिया, मैं नहीं आता, या मेंबर ने बोल दिया कि भाई मुझे आने की ज़रूरत नहीं है और रिवोकेशन डिपॉजिट करा दिया। अगर आपने शेयर ही ट्रांसफ़र कर दिए मीटिंग से पहले
तो उस केस में भी रिवोक हो जाता है, प्रॉक्सी मीटिंग को अटेंड नहीं करेगा। कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा MGT11 साइंड बाय अपॉइंटर, जो अपॉइंट करेगा इस प्रॉक्सी को ड्यूली स्टैम्प्ड होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इनवैलिड माना जाएगा। प्रॉक्सी का रजिस्टर, कंपनी को प्रॉक्सी का अलग से रजिस्टर मेंटेन करना पड़ता है फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। कई बार अगर कोई मेंबर मांग लेता कि भाई मुझे नहीं पता कौन प्रॉक्सी है, तो आप देखो कौन प्रॉक्सी बनते हैं तो उनके रिकॉर्ड निकाल के दो मुझे। ऑल प्रॉक्सी फॉर्म रिसीव्ड 2 पार्ट में एंटर हो जाते हैं। इसके अंदर एक अलग से रजिस्टर मेंटेन होता है, जो वैलिडली मतलब जो मीटिंग को डेट कर लिया जिन्होंने, जो रिजेक्ट हो गए किसी भी रीज़न की वजह से, रिवोकेशन की वजह से, जो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाए, दोनों को साइन कौन करेगा, चेयरमैन। नेक्स्ट है कन्वेसिंग फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रॉक्सी। देखो कन्वेसिंग का मतलब होता है कि किसी को मैं उकसा रहा हूँ कि भाई तू ना, ये प्रॉक्सी है, इसकी डिटेल दे रहा हूँ मैं तुझे, इस बंदे को बोल दे ये मीटिंग तेरे ब्याह पे कर देगा, तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ तो उस केस में 1 लाख का फाइन, और जो पर्सन डिफ़ॉल्ट के अंदर है जिसने ये किया। बट इसकी एक्सेप्शन अगर मेंबर खुद बोले कि भाई मुझे वो रजिस्टर में से देख के बताइए कौन सा प्रॉक्सी है, तो उस केस में आप किसी को उकसा थोड़ी रहे हो, तो उस केस में आप उसे लिस्ट दो कि ये मेंबर है, फ़ोन करके बात कर ले और प्रॉक्सी बुला ले, तो कर सकते हो आप। प्रॉक्सी कौन नहीं बन सकते, प्रॉक्सी एक दूसरे का प्रॉक्सी नहीं बन सकता, ठीक है। जो मेंबर नॉट हैविंग शेयर कैपिटल अगर ऑथराइज नहीं किया आर्टिकल एसोसिएशन के अंदर, तो उस केस में भी नहीं हो सकता। मेंबर ऑफ इंडिपेंडेंट प्राइवेट कंपनी अगर ऑथराइज्ड नहीं है, तो उस केस में, अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो उस केस में प्रॉक्सी नहीं अपॉइंट करना, किसी और मेंबर को भेजना है अपने। मेंबर होना चाहिए, कोई और पर्सन नहीं होना चाहिए। ऑल्टरनेटिव प्रॉक्सी अलाउड है तो अलाउड होंगे ऑल्टरनेटिव प्रॉक्सी। आप डिटेल लिख सकते हो कि ये 2 बंदे हैं, दोनों में से कोई भी एक आ सकता है। प्रॉक्सी ज़रूरी नहीं है कि मेंबर हो, बट सेक्शन 8 कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके अंदर तो मेंबर ही होगा। जो आप नोटिस भेज रहे हो, नोटिस के अंदर लिखा होना चाहिए कि मेंबर के पास राइट है अपॉइंट करने का प्रॉक्सी। अगर उसके अंदर नहीं लिखा तो उस केस में फाइन लगेगा आपको 5000। थैंक यू।